सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। सीखने की प्रभावशाली विधियों में किसी भी नई क्रिया का पाठ को या सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। हम इनमें से केवल उन विधियों का वर्णन कर रहे हैं जिनको मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिक उपयोगी और प्रभावशाली पाया गया है। ये विधियाँ इस प्रकार हैं। करके सीखना। करके सीखने का मतलब यह है कि हम बच्चों को कुछ कार्य दें जिससे वो करें स्वयं और फिर उससे सीखें, क्योंकि ऐसा करने से बच्चा जो अपने हाथों से कार्य करके सीखेगा उसे लंबे समय तक याद रहेगा और वह उसे भूलेगा भी नहीं। निरीक्षण करके सीखना। जांच परख कर सीखना। बच्चा अगर किसी चीज़ को जांच करके परख करके उसको सीखे, ऑब्जर्वेशन करे उसका, फिर वो और लंबे समय तक उसको याद रख सकता है और अच्छे तरीके से सीख सकता है। परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना में बच्चा उस कार्य को आजमा कर देख सकता है, जिससे उसको उस कार्य के बारे में पता चल जाता है कि यह कार्य किस तरीके से होगा, सफल होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से किए गए कार्य को भी बच्चा लंबे समय तक याद रख सकता है। जो वह प्रयोग करता है, जो वह एक्सपेरिमेंट करता है, उसके दिमाग में वो लंबे समय तक रहते हैं। आगे है मिश्रित विधि द्वारा सीखना। मिश्रित विधि में मतलब यह हुआ कि हम सभी विधियों का मेथड है जो सारे के सारे उनको मिक्स करके भी सीख सकते हैं कि कौन सी विधि है जो इस कार्य को सही तरीके से कर सकती है। जब हम विभिन्न प्रकार की विधियों से किसी भी कार्य को करते हैं तो एक तो हमें उस कार्य के बारे में अच्छी तरीके से पता चलता है, दूसरा हमें उस कार्य पर कौन सी विधि सही तरीके से कार्य कर रही है इसका भी ज्ञान होता है। तो बच्चों को हम इन विधियों के द्वारा सिखा सकते हैं। इनमें से सबसे सही विधि है जो करके सीखना आवश्यक है छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जितना भी करके सीखेंगे उसे उतना ही ज़्यादा ज्ञान। लर्निंग बाय डूइंग। इस विधि का तो एनसीएफ 2005 में भी और एनईपी 2020 में भी बहुत जोर दिया गया है। बच्चा करके सीखेगा। करके सीखने से बच्चा है जो अपने किए हुए कार्य को अच्छी तरह से सीख सकता है। तो इस विधि पर शिक्षा प्रणाली में बहुत अधिक जोर दिया गया है। आगे है सीखने के नियम व सिद्धांत। सीखते तो हम कुछ ना कुछ रहते ही हैं, लेकिन कुछ हम नियमों के माध्यम से भी हम कुछ सीखते हैं। इसी के बारे में है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो सीखना है वो जीवन भर चलता रहता है। चाहे हम उसे किसी तरीके से भी सीखें, लेकिन हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते रहते हैं। व्यवहार में कोई भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम किसी प्रकार का सीखना। व्यवहार में मतलब अपने बिहेवियर में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो हमारा अधिगम है, सीखना है। यह पहले सीखी गई क्रिया के अनुभव का परिणाम है। जो हमने पहले सीख लिया है उसका वो एक्सपीरियंस है, जो वो अनुभव है, वो भी सीखना ही है, अधिगम ही है। सीखने के नियम और सिद्धांतों की रचना मनोवैज्ञानिकों ने की है। सिद्धांतों का वर्णन इस प्रकार से है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सीखने के नियम और सिद्धांत है जो उनके बारे में बताया है। उनमें से कुछ मैं इसमें बता रही हूँ। थॉर्नडाइक है जो उन्होंने सीखने के बहुत सारे नियम बताए हैं। पहले जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। सभी जीव जंतु प्राकृतिक नियम अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इसी तरह सीखने के भी कुछ नियम हैं। थॉर्नडाइक के नियम सर्वाधिक मान्य हैं। इनमें 3 मुख्य और 5 गौण नियम हैं। उन्होंने 3 मुख्य नियमों के बारे में बताया है और 5 गौण नियमों के बारे में बताया है। मुख्य नियम वो है जो ये 3 मुख्य नियम हैं इनका होना अनिवार्य है, लेकिन जो 5 गौण नियम हैं ये गौण नियम है जो हमें किसी भी कार्य करने में सहायक सिद्ध होते हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम मेन जो रूल थे उन्होंने बताए थे। तत्परता का नियम। तत्परता का नियम इसमें यह कहना, तत्परता का मतलब है कि
व्यक्ति अगर मन से तैयार है, मतलब इस नियम के अनुसार क्या है, अगर बच्चा या बालक या व्यक्ति सीखने के हेतु तत्पर है, तैयार है, तो वह किसी भी कार्य को शीघ्रता से सीखते हैं। अर्थात उसके मन की इच्छा है जो किसी कार्य को सीखने की है, तो वह कार्य वो जल्दी से सीख लेता है। यह तत्परता का नियम है जो थॉर्नडाइक ने बताया है। तो हम कई बार देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीखने के लिए बिल्कुल उत्सुक होते हैं, हाँ हाँ हमें जल्दी सिखाइए, तो वो बच्चे किसी भी कार्य को जल्दी से सीख लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3-4 बार बताने के बाद भी वो सीख नहीं पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस कार्य को सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, तत्पर नहीं है। तो थॉर्नडाइक जी कहते हैं कि पहले बच्चों के अंदर तत्परता है, जो उत्सुकता है, वो पैदा कीजिए। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में अगर हम किसी भी कार्य का या नियम के अनुसार बार बार अभ्यास करते हैं, तो किसी भी कार्य को आसानी से सरलता से सीखा जा सकता है। मतलब बच्चों को अभ्यास करवाते रहें। अगर हमने पीछे कुछ कार्य उनको करवा दिया है तो आगे बढ़ते रहें, लेकिन पिछले कार्य को भी कुछ न कुछ तरीके से रिवाइज ज़रूर करवाते रहें। क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। अर्थात बार बार अभ्यास करने से बच्चों का जो पिछला याद किया हुआ कार्य है या किए हुए परीक्षण हैं वो उनको याद रहते हैं और वो भूलते नहीं हैं। तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम के अनुसार थॉर्नडाइक जी ने कहा है, इस नियम के अनुसार जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें संतोष प्रदान करता है। अतः इस कार्य में हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उस कार्य को हम शीघ्रता से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने कोई कार्य किया, अगर हम उससे सेटिस्फाई हैं, उसका जो रिजल्ट आया है उससे हम सेटिस्फाई हैं और हमें संतुष्टि है, तो हम उस कार्य को शीघ्रता से कर लेते हैं, क्योंकि उस कार्य का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसका रिजल्ट है, जो परिणाम है उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर कार्य से हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उस कार्य को करना नहीं चाहते। आगे है थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम। गौण नियम जिनकी आवश्यकता तो है लेकिन मुख्य नियमों के साथ ये लगे रहते हैं। पहली है अभिवृत्ति का नियम। अभिवृत्ति का नियम में इस नियम के अनुसार सीखने में हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी अभिवृत्ति किसी कार्य को सीखने की है तो हम शीघ्रता से सीख लेते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड है सीखने का, हमारा एटीट्यूड सीखने का है तो हम सीख लेते हैं। अगर हमारी इच्छा है सीखने की कार्य को तो हम सीख लेते हैं, शीघ्रता से सीख लेते हैं। दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम के अनुसार नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो अनेक प्रक्रियाएं अपनाते हैं, उसे अनेक प्रोसेस से करते हैं जिनमें हमें सफलता असफलता प्राप्त होती है, परंतु हमें कुछ समय से में उस कार्य को करने की सरल व उपयुक्त विधि प्राप्त हो जाती है। कई बार हम देखते हैं एक कार्य को हम डिफरेंट तरीक़ों से करते हैं। जब हम किसी कार्य को इस प्रकार से करते हैं तो उसका एक सरल तरीका हमारे सामने आ जाता है, तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है। तीसरा है इसमें आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण के नियम के अनुसार जब भी हम कोई नया ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको आत्मसात कर पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। जब भी हमें कोई नया ज्ञान मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको आत्मसात कर लेंगे, मतलब उसको अपने अंदर समा लेंगे उस ज्ञान को, और उसको हम आगे किसी भी कार्य को करने के लिए उस ज्ञान का सदुपयोग कर सकते हैं। चौथा गौण नियम है जो आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में थॉर्नडाइक जी ने कहा है कि शिक्षक विषय सामग्री को छोटे छोटे सरल व आसानी से समझ में आने वाले भागों में विभक्त कर छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे सीखना सरल व प्रभावी हो जाता है। ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा पाठ है और आप उस पाठ को बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो वो बड़ा पाठ देखकर ही बच्चे शायद उसको इस तरह अच्छे से न समझ पाएँ। तो शिक्षक उस पाठ को छोटे छोटे अंशों में बांट लेता है। इससे बच्चों को जो पाठ है वो समझने में आसानी भी रहती है
और सीखना है जो बच्चों का वो सरल भी हो जाता है, और टीचर को भी या अध्यापक को भी लगता है कि जो हमने आज सिखाया था बच्चों ने सीख लिया है। तो ये आंशिक क्रिया का नियम है, मतलब किसी भी बड़े कार्य को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके बच्चों को करवा सकते हैं। परिवर्तन का नियम, पांचवा गौण नियम है जो वो है परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम के अनुसार क्या होगा, इस नियम में हम किसी भी कार्य को कोरिलेट करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, तो जो उस कार्य को करने का तरीका था वो हमें समझ में आ गया, तो दूसरी बार परिस्थिति कोई और भी हो सकती है, लेकिन हम उस कार्य में हमारा जो सीखा हुआ ज्ञान है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सहचर्या परिवर्तन का नियम है जो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ये पांचों गौण नियम हमारे हो चुके हैं। इस नियम में जिस प्रकार से ना पावलोव ने कुत्ते को घंटी बजने पर ही खाना देता था, तो वो नियम लागू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पावलोव ने कुत्ते के सामने खाना लाना बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही घंटी बजती कुत्ते की लार आनी शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कुत्ते को आदत हो चुकी थी घंटी बजने पर लार टपकाने की, लेकिन उसके जब दोबारा ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसकी है जो लार है वो टपकना भी बंद हो गई। लेकिन जब कुछ समय बाद फिर पावलोव ने घंटी बांधी तो कुत्ते को वो जो क्रिया थी फिर याद आ गई, और उसके मुख से फिर लार टपकनी शुरू हो गई। तो ये हमारा सहचर्या कोरिलेट करके, लार थी जो वो घंटी से बंधी हुई थी, घंटी बजी तो लार आना स्वाभाविक थी। तो ये सहचर्या का नियम है जो थॉर्नडाइक जी ने हमें दिया है। अगली वीडियो में हम इसके ना सिद्धांत करेंगे, सीखने के सिद्धांत क्या क्या हैं, और ये भाषा विकास के अंतर्गत जो सिद्धांत है ये किस प्रकार से कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो ये सब हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया हो।